Assalamu alaikum dear students, how are you today? You will be fine, I hope so. जैसा कि आपको मालूम है कि हमारी सेकेंडरी क्लास का फर्स्ट चैप्टर एंड हो चुका है और अब हम सेकेंड चैप्टर को शुरू करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले मुझे बहुत से स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट की कि हमारे इस पूरे चैप्टर में फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के जो ग्राफ्स हैं सर उनको एक साथ ट्रेंड्स के साथ बता दें, ताकि हम एक साथ पूरे चैप्टर के बारे में जहाँ जहाँ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पीरियोडिक टेबल में घटती बढ़ती हैं वो हमें पता लग जाए और जो थोड़ा बहुत वहाँ पर एनॉमलस बिहेवियर है उसके बारे में एक्सप्लेनेशन कर दें। तो आज का जो टॉपिक होगा वो आपकी रिक्वेस्ट पर ही बनाया जा रहा है, दैट इज पीरियोडिक ट्रेंड इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। हम कोशिश करेंगे ज़्यादातर जो इंडिविजुअल ट्रेंड्स हैं या इंडिविजुअल टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे ऑलरेडी पढ़ाए जा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं और आपको आई बटन में भी मिल जाएगा ये ट्रेंड्स के मुकम्मल एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ हम एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन करेंगे जहाँ आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से पीरियोडिक ट्रेंड्स होते हैं। इससे पहले कि हम टॉपिक स्टार्ट करें मैं छोटी सी गुफ्तगू आपसे करना चाहता हूं। एक्चुअली देयर इज टू प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम वन ये है कि काफ़ी लोगों के कमेंट्स आते हैं कि सर जो वीडियो है वो रेगुलर नहीं आ रही है डेली बेसिस के ऊपर। तो एक बात ये है। दूसरी बात ये है कि काफ़ी सारे जो मेरे ओल्ड स्टूडेंट्स हैं वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर आप बायोलॉजी भी इस चैनल से स्टार्ट करें। एक्चुअली मुझे तकरीबन पढ़ाते हुए 15 साल से ऊपर हो गया है, जिसमें मैंने केमिस्ट्री ज़्यादा पढ़ाई है, लेकिन इनिशियल जो 9-10 ईयर्स थे उसमें मैंने बायोलॉजी भी पढ़ाई है, मतलब बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री में दोनों पढ़ाया करता था। तो जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं उन्होंने मुझसे बायोलॉजी भी पढ़ी है और वो चाहते हैं कि अब उनके छोटे बहन भाई या कजन्स जो इंटरमीडिएट क्लास में आ चुके हैं, FSC क्लासेस में पढ़ रहे हैं, तो वो भी बायोलॉजी मुझसे पढ़ें। शुरू में तो मैंने डिनाई किया था, लेकिन काफ़ी रिक्वेस्ट के बिना पर अब मैं सोच रहा हूँ कि बायोलॉजी क्लासेस भी स्टार्ट कर दी जाएं, क्योंकि ये मेरे एम को मजबूत करता है। इस चैनल को बनाने का जो मेरा एम था, ये चैनल मैंने बहुत देर से बनाया है, मतलब मुझे पढ़ाते हुए तो काफ़ी अर्सा हो गया था, लेकिन ये अभी स्टार्ट हुआ है समझ लीजिए। तो इसको बनाने का मकसद ये था कि मैं अपने शहर से, अपने मुल्क से एक ऐसी रिप्रेजेंटेशन दूं कि जिससे मेरे खित्ते के लोगों को, मेरे स्टूडेंट्स को, मेरे शहर वालों को, इवन के मुल्क को भी नाज हो। यानी थोड़ा सा ये चाहते हैं कि जैसे इंसान बुक्स लिखता है और बुक्स लिखने के बाद फिर वो आगे जाता है, लेकिन चूंकि ज़माना चेंज हो गया है, इलेक्ट्रॉनिक हो गया है, तो आने वाले वक्तों में शायद इंसान बुक्स कम पढ़ेगा, अभी भी कम पढ़ रहा है, लेकिन इस तरह के लेक्चर्स चूँकि रिजर्व हो जाएंगे वो ज़रूर देख सकेगा। तो इसलिए मैंने जो अपना मीडियम इस्तेमाल किया है अपने लोगों की रहनुमाई करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए, पढ़ाने के लिए, तो वो इस चैनल को किया है। उम्मीद करता हूँ कि आप भी इस चैनल का साथ देंगे और इसको बुलंदी पर लेके जाएंगे। जहाँ तक इन मसाइल के हल का ताल्लुक है वो ये है कि जो लोग वीडियोग्राफी के बारे में जानते हैं कि लेक्चर देना तो आसान है, लेकिन इसके अलावा भी ऐसी बहुत सी चीज़ें जैसे कैमरा है, जैसे लाइट्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, और इसके अलावा जो सबसे बड़ा रिसोर्स यहाँ पर इस्तेमाल होता है दैट इज़ टाइम। यानी आपको एडिटिंग भी करनी है, उसके अलावा इसको अपलोड भी करना है, और अपलोड के दौरान भी काफ़ी हद तक डिस्क्रिप्शन राइट करते हुए, टैग्स लगाते हुए काफ़ी देर हो जाती है। गर्मी का सीज़न है, पसीना बहुत आता है, रिकॉर्डिंग करना मुश्किल हो जाती है। तो बहरहाल ऐसे बहुत सारे मसाइल हैं जो कि हमारी जो डेली बेसिस पर आने वाली वीडियोज़ हैं उनको मुश्किल में डाल देता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपके लिए डेली बेसिस पर रेगुलरली वीडियोज़ डालता रहूँ और आप इससे इस्तेफादा करें, और बायोलॉजी लेक्चर्स के लिए भी इंशाल्लाह ज़रूर सोचते हैं और उसको जल्द से जल्द स्टार्ट करते हैं। ये चैनल आपको फ्री वीडियोस देता है, जिसको आप आसानी से घर पर देख सकते हैं, अपनी फ्री टाइम में देख सकते हैं जब भी आप चाहें। ये चैनल आपके लिए ही बनाया गया है और आपकी मदद के लिए डिफरेंट टॉपिक्स पर वीडियो अपलोड होती रहती हैं, केमिस्ट्री के अलावा भी। बहरहाल मेरी ख्वाहिश रहेगी कि आगे चलकर आपको डिफरेंट साइंटिफिक नॉलेजेस और उन नॉलेजेस का किसी दूसरे सब्जेक्ट के साथ क्या ताल्लुक है वो भी ज़रूर बताया जाएगा। लेकिन ये सब करने में काफ़ी वसाइल भी लगते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा रिसोर्सेज लगते हैं। आपकी तरफ से मुझे ढेरों कमेंट्स मिलते हैं और लाइक्स मिलते हैं आपकी मोहब्बत की शक्ल में, मैं उससे बहुत एनकरेज रहता हूँ। लेकिन एक छोटा सा मामला है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, उम्मीद है कि आप इसमें मेरी हेल्प कर सकेंगे। वो ये है कि जैसा कि आजकल कोविड-19 चल रहा है, हमारे डिफरेंट कॉलेजेस जो हैं वो 4 मंथ से ऑफ हैं और फाइनेंशियली जो प्रेशर है वो इंक्रीज कर रहा है। तो इस वक्त में एक फ्री कंटेंट क्रिएट करना बहुत ही बड़ी काविश है।
इसको सोचना भी बहुत मुश्किल होता है। बहरहाल मैं आपसे वादा करता हूं कि इस चैनल पर वीडियोस आती रहेंगी और आप फ्री कंटेंट देखते रहेंगे। लेकिन अगर आप में से कोई अपने टीचर की सपोर्ट करना चाहता है, आपके लाइक्स और कमेंट्स मेरे लिए बहुत एनकरेजिंग होते हैं, लेकिन ये चीज़ें फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं दे सकती। तो आप में से जो लोग अपने टीचर को सपोर्ट करना चाहें, मेरे साथ चलना चाहें, तो मैं कहूँगा कि आप ज़रूर मुझे सपोर्ट करें। मेरा एक नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा, जिस पर आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। आपका एक रुपया, अ सिंगल रूपी कैन एनकरेज मी, कैन मेक मी स्ट्रॉन्गर। आपकी रिस्पेक्ट हमेशा रहेगी, चाहे आप सपोर्ट दें चाहे आप सपोर्ट ना भी दें, कोई इशू नहीं है। जो भी आपके वसाइल हैं उनका इस्तेमाल करें। दुआ है कि आप हमेशा तरक्की करते रहें। लेकिन जब भी आप मुझे सपोर्ट करें, एक मैसेज ज़रूर मुझे वहाँ पर भेजें अपने नेम और एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन के साथ। अभी ये चैनल छोटा है, लेकिन एक दिन ये चैनल ज़रूर बड़ा बनेगा और ग्रो करेगा, और मैं आपको याद रखूंगा कि आपने कैसे उन मुश्किल वक्त के अंदर मेरा साथ दिया था जब मुझे आपकी ज़रूरत थी। और इंशाल्लाह मैं आपको कोई सर्टिफिकेट्स भी ज़रूर भेजूंगा। ये वक्त थोड़ा सा देर लेगा, लेकिन ये वक्त आएगा ज़रूर। तो बहरहाल चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, दैट इज़ पीरियोडिक ट्रेंड इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, द ग्राफ्स फ्रॉम योर बुक। तो पहला जो ग्राफ है हमारे पास वो है एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई का। इस ग्राफ में आप देख रहे हैं कि हम एक ग्रुप को देख रहे हैं, और ये पहला ग्रुप है जिसमें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम तक मौजूद है। इस ग्रुप का जो ग्राफ है ये शो हो रहा है कि अगर हम लिथियम से आगे चले, मतलब पीरियोडिक टेबल में तो नीचे जाएंगे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, लेकिन ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है। ये शो कर रहा है कि एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहे हैं और इसी तरह से उनके आयनिक साइज भी इंक्रीज कर रहे हैं। लेकिन आप एक बात देख रहे हैं कि ये जो चेंज इन साइज है वो इतना रेगुलर नहीं है, मतलब ग्राफ बिल्कुल सीधा नहीं है, बल्कि थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है। इसकी वजूहात ये है कि जब एटॉमिक रेडियस हम मालूम करते हैं तो हम डायरेक्टली एटॉमिक रेडियस मालूम नहीं कर सकते किसी भी एटम का, क्योंकि हमें ये मालूम करना पड़ता है उस हालत में जब वो एटम किसी कंपाउंड का हिस्सा होता है, जब वो बॉन्डेड होता है किसी दूसरे एटम के साथ। तो चूंकि तमाम एलिमेंट्स के जो कंपाउंड्स हैं वो डिफरेंट नेचर के हैं, उनके स्ट्रक्चर डिफरेंट हैं, इसी वजह से जो हमें रेडियस मिलते हैं वो भी थोड़े मुख्तलिफ मिलते हैं। तो बहरहाल इतना डीप जाने की जरूरत नहीं, बट इतना जरूर है कि हर अगला आने वाला जो आपके पास एटम होगा उसका साइज बिल्कुल रेगुलर नहीं होगा, या आप कह लीजिए मल्टीपल नहीं बढ़ेगा, बल्कि एक खास तरीके से बढ़ेगा, जैसा कि आपको इस ग्राफ में नजर आ रहा है। अब अगली बात यह है कि अगर यहां पर हम देख रहे हैं एटॉमिक साइज भी देख रहे हैं और उनके कैट आयनिक रेडियस भी देख रहे हैं, मतलब पॉजिटिव रेडियस। यहां पर आप दो लाइंस देख रहे हैं। जो ऊपर वाली लाइन है वो एटम्स की है, यानी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, और जो नीचे वाली लाइन है वो लिथियम आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन की है। अब ऊपर नीचे क्यों है, यानी हमें नजर आ रहा है कि जो एटम का रेडियस है वो ज्यादा है और उसके आयन का रेडियस कम है। तो हमने अपने इस टॉपिक के लेक्चर में ये बात पढ़ ली थी कि कैट आयनिक साइज इज ऑलवेज स्मॉलर एज कंपेयर टू इट्स पेरेंट एटम, यानी जितना एटॉमिक साइज बढ़ता जाएगा उसी तरह से आयनिक साइज भी बढ़ता जाएगा, लेकिन यानी ट्रेंड सेम है, लेकिन जो साइजेस हैं वो रिस्पेक्टिवली कम होंगे। यानी ऊपर वाली लाइन अगर में देखा जाए तो सोडियम 150 के करीब नजर आ रहा है आपको 150, और जो सोडियम आयन है वो आपको 100 के करीब नजर आ रहा है, यानी साइजेस के एतबार से। तो वाकई में एटम से उसका जो कैट आयनिक साइज होता है वो छोटा होता है, मतलब आयनिक साइज छोटा और एटम का साइज बड़ा। अब हम आते हैं अपने दूसरे ग्राफ की तरफ। यहां पर भी आपको दो लाइन नजर आ रही हैं, एक लाइन ऊपर एक लाइन नीचे, लेकिन इस दफा हुआ यह है कि जो आयनिक रेडियस की लाइन है वो ऊपर है और जो उनके रिस्पेक्टिव एटम्स हैं उनकी लाइन नीचे है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जो नेगेटिव आयंस का रेडियस है वो बड़ा है बानिस्बत किसके, उन्हीं के एटम्स जो कि न्यूट्रल फॉर्म में होंगे उनके साइज से या उनके एटॉमिक साइज से। तो अब आपको क्या समझ में आया, वही पुरानी बात, एन आयनिक साइज या एन आयनिक रेडियस इज ऑलवेज लार्जर एज कंपेयर टू इट्स पेरेंट एटम। यानी यहां ये बात ग्राफ में आपको वाज़ेह नजर आ रही है कि किस तरीके से आयनिक साइज बढ़ रहे हैं उसी तरीके से एटॉमिक साइज भी बढ़ रहे हैं, लेकिन एन आयनिक साइज वो ज्यादा बड़ा है बनिस्बत किसके, उनके एटम्स के। जैसे फ्लोरीन और फ्लोराइड आयन को यहां पर देखेंगे तो फ्लोरीन का जो आपका
आपको रेडियस है वो नजर आ रहा है ऑलमोस्ट 50 के करीब और 150 के करीब नजर आ रहा है उसका आयन, यानी एनायनिक साइज इज लार्जर एज कंपेयर टू रिस्पेक्टिव एटम। बिल्कुल इसी तरह से क्लोरीन के बारे में अगर बहस की जाए तो क्लोरीन भी इसी तरह सही है, यानी क्लोरीन का जो आपको एटम नजर आ रहा है वो ऑलमोस्ट 100 और 200 के करीब उसका आयन एटॉमिक रेडियस रखता है, यानी ट्रेंड यहाँ पर सिमिलर है। लेकिन लाइन ऊपर नीचे होने का मकसद ये है कि रेडियस का साइज एन आयन का अगर बड़ा है तो वो ऊपर वाली लाइन में मौजूद है और उसका जो एटम है वो नीचे वाली लाइन में मौजूद है। जो हमारा नेक्स्ट ग्राफ है वो है आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में। आयनाइजेशन एनर्जी टॉप टू बॉटम डिक्रीज करती है। The minimum energy which is required to remove an electron from the valence shell of isolated gaseous atom, किसी भी वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालना और इस निकालने पर जितनी ताकत लगानी पड़ेगी वो ताकत या वो पोटेंशियल कहलाती है आयनाइजेशन पोटेंशियल। इसके बारे में भी हमने तफसील से काफी पढ़ चुके हैं, लेकिन ग्राफ के एतबार से अगर हम बात करते हैं तो पता लगता है कि टॉप टू बॉटम चलते हुए आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है। असल में एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है, एटॉमिक साइज इंक्रीज करने से नंबर ऑफ शेल बढ़ते जाते हैं इन द ग्रुप और वैलेंस शेल और न्यूक्लियस के दरमियान फासला कम होता चला जाता है, जिसकी वजह से अब न्यूक्लियस बड़े एटम के अंदर दूर वाले इलेक्ट्रॉन को इतना स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, तो एनर्जी कम लगेगी उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। इसलिए बड़े एटम्स में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है एंड लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड, सो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस एज द एटॉमिक साइज इंक्रीजेस इन द ग्रुप। तो इस ग्राफ के अंदर आपको ये बात समझ में आती है कि अगर हम पहले पीरियड को देखें हाइड्रोजन और हीलियम, तो हाइड्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी यहाँ पर क्या है कम और हीलियम की क्या है ज्यादा। फिर दूसरे पीरियड में आ जाए जहां पे लिखा है लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन तक, और ये भी अगर देखा जाए तो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन आपको एक बात यहाँ पर देखने को मिलेगी वो ये है कि ये जो बढ़ना है ये बड़ा अजीब है, मतलब कहीं कहीं पर नीचे भी आ रहा है और फिर ऊपर चला जाता है। इसका मतलब ये है कि जहां पर नीचे आ रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी कम हो गई है, जहां पर अचानक से बढ़ गया है इसका मतलब है आयनाइजेशन एनर्जी अचानक बढ़ गई है। ये अब्रप्ट इंक्रीज और डिक्रीज या एनॉमलस बिहेवियर ये क्यों पैदा होता है? यहां पर इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अगर आप उन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें जहां पर वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है या नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो असल में होता यह है कि जब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स के अंदर तो एटम बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाता है और उस स्टेबिलिटी की वजह से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो जाता है। तो जैसे जैसे हम आगे चलते हैं तो कुछ एटम्स के अंदर हमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलते हैं और कहीं पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, जिसकी वजह से उनका लास्ट या वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकालना भी मुख्तलिफ हो जाता है, इसलिए उनकी आयनाइजेशन एनर्जी भी डिफरेंट हो जाती है। मिसाल के तौर पर लिथियम और बेरिलियम का फर्क लेते हैं। लिथियम में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 यानी लास्ट शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, जबकि बेरिलियम में देखें तो बेरिलियम में क्या है 1s2 यानी बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, तो उसके लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो आपको पेयर्ड मिलेंगे 1s2 यानी 2 इलेक्ट्रॉन। इन 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होगा, इसलिए मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड। दैट्स व्हाई जो आपको बेरिलियम है वो लिथियम की निस्बत ज्यादा ऊंचाई पर नजर आएगा। इसी तरह नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को देखें तो होता यह है कि नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में मौजूद जो 2px 2py 2pc इन सब में एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। एक एक इलेक्ट्रॉन के जाने की वजह से अगर ऐसा हो जाए तो वो एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल समझी जाती है। दैट्स व्हाई नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, और यही नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में मौजूद जो एक एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब px py और pz में जो एक एक इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा स्टेबल बना रहा है। लेकिन यही चीज ऑक्सीजन में हमें कम दिख रही है, वहां पे जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इतनी स्टेबल नहीं है, क्योंकि वैलेंस शेल में मौजूद सारे डिजेनरेट ऑर्बिटल ना ही टोटली पेयर्ड हैं और ना ही अनपेयर्ड बल्कि मिक्सिंग है। दैट्स व्हाई ऑक्सीजन की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो कम है बनिस्बत नाइट्रोजन के। और नियोन को देखें तो वो तो नोबल गैस है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट है, बहुत ज्यादा स्टेबल है। स्टेबिलिटी की बिना पर इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत मुश्किल होगा, एटॉमिक साइज ही बहुत छोटा हो गया है। दैट्स व्हाई नियोन हैज मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स इन द सेम पीरियड। और अगर यही ट्रेंड आगे भी फॉलो किया जाए तो आपको अगला ग्राफ भी जो तीसरे पीरियड का है वहां भी आपको इसी तरह से ऊपर नीचे मिल रहा है, तो आप इसको
को देख सकते हैं। अब जो नेक्स्ट ग्राफ है हमारे पास मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट के एतबार से है। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का जो ट्रेंड है वो काफी हद तक थोड़ा सा मतलब डिफरेंट है। वो बिल्कुल ऐसे नहीं चलता कि लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करता है, टॉप टू बॉटम डिक्रीज करता है, मतलब एग्जैक्टली एक वर्ड नहीं है। बल्कि अगर हम गौर से देखें तो हमें प्योरिटी टेबल के लेफ्ट साइड पर और ट्रेंड देखने को मिलते हैं और राइट पर और ट्रेंड देखने को मिलते हैं। बहरहाल यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कि अगर हम प्योरिटी टेबल के राइट पे चलते हैं, जहां पर आपको फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जैसे एलिमेंट मिलेंगे और ये एलिमेंट अपने मॉलिक्यूलर फॉर्म में मौजूद होते हैं और मॉलिक्यूल्स का साइज टॉप टू बॉटम जब बढ़ता चला जाता है तो पोलराइजेबिलिटी बढ़ती जाती है और जितनी ज्यादा पोलराइजेबिलिटी होती है मॉलिक्यूल के दरमियान इंटरेक्शन या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा स्ट्रांग होती जाती है। दैट्स व्हाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग हो गई है तो इसका मतलब ये है कि मॉलिक्यूल के दरमियान बॉन्ड ताकतवर हो गया है और अगर आप इसे पिघलाना चाहते हैं या बॉईल करना चाहते हैं तो आपको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा और जितना टेम्परेचर ज्यादा देंगे उतना मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो इन द राइट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल द ट्रेंड इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द पीरियोडिक टेबल। और इसी तरह अगर लेफ्ट साइड की बात करते हैं तो वहां पर आपको इंटरएटॉमिक फोर्सेस नजर आएंगी या मेटालिक फोर्सेस नजर आएंगी। मेटालिक फोर्सेस जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ता है कमजोर होती जाती हैं क्योंकि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान फासला बढ़ता जाता है और इंटरेक्शन कमजोर होती जाती है। दैट्स व्हाई बड़े एटम वाले एलिमेंट को पिघलाना आसान होगा पर इस पर छोटे एटम के, क्योंकि छोटे एटम में न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन ज्यादा मजबूत तरीके से जुड़ जाते हैं और उनकी गिरफ्त ताकतवर रहती है। तो हम ये कह रहे हैं कि चूंकि ग्रुप में ऊपर की जानिब छोटे एटम्स हैं और इनसे ज्यादा बड़े एटम्स हैं तो छोटे एटम के दरमियान अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर है तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है और नीचे कम है। तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल ड्यू टू डिफरेंट नेचर ऑफ बॉन्डिंग। और इसी तरह अगर हम पीरियड में चलते हैं तो पीरियड में आपको नजर आता है कि शुरू में मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते जाते हैं ग्रुप नंबर 4 तक और फिर उसके बाद वो घटते चले जाते हैं 4 से मजीद आगे यानी 5, 6, 7। तो ये आपको नजर आ रहा है कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस अप टू द मिडल ऑफ द पीरियोडिक टेबल, जैसे कि मैंने कहा ग्रुप 4 तक एंड देन डिक्रीजेस। तो ये क्यों हो रहा है? इसकी वजह जो मैंने आपको समझाई थी वो ये है, जैसे जैसे हम ग्रुप 1 से 2, 3, 4 तक चलते हैं तो वैलेंसीज बढ़ती जाती हैं। यानी वैलेंसी का मतलब है एक एटम की दूसरे एटम से मिलने की इस्तात, बॉन्डिंग बनाने की सलाहियत। तो जैसे जैसे ये बॉन्डिंग मजबूत होती जाती है वैलेंसी 1, 2, 3, 4 तक, वैसे वैसे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ते जाते हैं। लेकिन जब हम मजीद आगे की तरफ जाते हैं ग्रुप 5, 6, 7 की तरफ तो होता यह है कि वहां पर वैलेंसी घटती चली जाती है। जैसे मिसाल के तौर पर कार्बन की मैक्सिमम वैलेंसी 4 है और उसके बाद आप नेक्स्ट पे जाएंगे नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है, ऑक्सीजन की 2 है और उससे आगे चले जाते हैं क्लोरीन की 1 है। तो जैसे जैसे वैलेंसी की तादाद कम होती जाती है वैसे वैसे इंटरेक्शन भी वीक होती जाती हैं। शुरू के ग्रुप्स में जो एलिमेंट्स हैं जैसे कि मिसाल के तौर पर लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन वगैरह, उनमें जो कंपाउंड्स हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्गर बॉन्डिंग रखते हैं और शुरू में तो बिल्कुल मेटालिक बॉन्डिंग है जो काफी स्ट्रॉन्ग होती है। लेकिन कार्बन के बाद कार्बन में भी डिफरेंट एलोट्रॉप्स हैं। हीरा या डायमंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस रखता है ड्यू टू द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। बट आफ्टर दैट नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फ्लोरीन के जो आपको कंपाउंड्स मिलेंगे वो गैसेस भी हो सकते हैं और लिक्विड्स भी हो सकते हैं और ये कोवलेंट कंपाउंड बनाने वाले हैं और कोवलेंट कंपाउंड वीक होता है। दैट्स व्हाई उन कंपाउंड्स या इन एलिमेंट्स के कंपाउंड जो कार्बन के बाद आते हैं वो रिलेटिवली लोअर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट रखते हैं। तो ट्रेंड हुआ कुछ इस तरह से कि देखें पहले आपको कार्बन तक बढ़ता नजर आया, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, और फिर आपको नीचे आता नजर आया। ये पहला पीरियड था। इस तरह जब दूसरे पीरियड में जाएंगे तो ये पीक थोड़ी छोटी होगी इसकी निस्बत, क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा कि टॉप टू बॉटम चलते हुए ट्रेंड डिफरेंट होंगे। तो हर अगला आने वाला पीरियड चूंकि पहले पीरियड के नीचे होगा इसलिए एलिमेंट्स की जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है वो आपको कम होते हुए भी नजर आएंगे। तो बहरहाल ये जो आप पास पीक्स हैं ये डिफरेंट ग्रुप को शो करती हैं और पीक के ऊपर जो एलिमेंट है वो 4th ग्रुप का एलिमेंट है। जैसे पहली पीक पर आपको कार्बन नजर आ रहा है, दूसरी पीक पर सिलिकॉन है और वो कार्बन के नीचे है। यानी अगर हम कार्बन के ग्रुप को देखें तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, तो ये ग्रुप 4 के एलिमेंट्स आपको अमूमन पीक्स पर बिल्कुल चोटी की नोक पर नजर आएंगे। ये तो हो गया वो ग्राफ जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट शो कर रहा था पीरियड के अंदर। अब हम चलते हैं ग्रुप की तरफ। अब आते हैं अपने एक एनॉमलस ग्राफ की तरफ जो कि पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट पर है और ये ग्रुप 2 को सिलेक्ट किया गया है। अगर ग्रुप 1 में हम बात करें तो मेरी पुरानी बात बिल्कुल दुरुस्त होगी। वो बात ये थी कि जैसे जैसे हम
टॉप टू बॉटम चलते हैं, इंटरेक्शन जो है वो वीक पड़ती है, इसलिए मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप डिक्रीज करते हैं। यही ट्रेंड आपको ग्रुप A2 में भी नजर आ रहा है। लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं कि जब हम बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम तक चलते हैं तो बेरिलियम के बाद जो मैग्नीशियम और फिर कैल्शियम ने आना है, उनके दरमियान अचानक से या एब्रप्ट डिक्रीज है मैग्नीशियम के लेवल पर। यानी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट को होना चाहिए था एक तरतीब के साथ कि पहले सबसे ज्यादा बेरिलियम का, फिर मैग्नीशियम का, फिर कैल्शियम का, फिर स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड सो ऑन। लेकिन अचानक से ये जो मैग्नीशियम की चोटी नीचे की तरफ आ गई है, ये क्यों आई है? एक्चुअली ये एक सवाल है जो मेरे स्टूडेंट ने किया था कमेंट के अंदर, तो मैं इसका आंसर यहाँ पर करना चाह रहा हूँ कि मैग्नीशियम के मामले में ये डिक्रीज बहुत ही एबनॉर्मल है। यानी अगर इसकी वजाहतें हम डिफरेंट अंदाज में दें तो मुश्किल होगा। यानी अगर हम वही बात करें कि इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने हैं और बॉन्डिंग कितनी स्ट्रॉन्ग है, न्यूक्लियस से लेकर जो आउटर मोस्ट शेल तक के इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कैसा है, एक्चुअली ये चीज़ें बॉदर करती हैं, लेकिन इस मामले में थोड़ा सा ये डिफरेंट है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह आपने दो लेनी है, दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पहले नंबर पर आप सोच लीजिए आपने इस ग्राफ को दो हिस्सों में तोड़ देना है, यानी इस पूरे ग्रुप के ग्राफ को। जो पहले बेरिलियम और मैग्नीशियम है इसको अलग कर लीजिए, समझ लीजिए अलग ग्राफ है। यानी ये ग्राफ शो कर रहा है कि वाकई में टॉप टू बॉटम मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर रहा है। और दूसरा जो इसका ग्राफ है वो आप स्टार्ट करेंगे कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम तक, तो वो भी इसी तरह डिक्रीज कर रहा है। तो एक बात तो हमारी वो दुरुस्त हो गई कि वाकई डिक्रीज करता है। लेकिन ये दो ग्राफ क्यों तोड़ दिए गए, अलग अलग क्यों कर दिए गए? देखिए इसकी एक रीजन आप लेंगे बड़ी स्ट्रॉन्ग, वो है इसका स्ट्रक्चर, यानी इन एलिमेंट का स्ट्रक्चर। अगर हम बात करते हैं बेरिलियम और मैग्नीशियम की, तो जो उनका स्ट्रक्चर है और उसकी जो पैकिंग है वो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है। मतलब बेरिलियम की भी वही है, मैग्नीशियम की भी वही है, इसलिए इसको अलग कर दिया गया। लेकिन जब हम मैग्नीशियम से आगे चलते हैं यानी कैल्शियम की तरफ, तो कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम तक एक नई स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होती है जिसको हम कहते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग। यानी क्यूबिक क्लोज पैकिंग को अलग ग्राफ में शो कर दिया नीचे की जानिब या दूसरे हिस्से में, और जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है उसको हमने शुरू में कर दिया है। तो इसलिए आपको दो ग्राफ बताए, और ये एक फर्क भी है कि इनके स्ट्रक्चर में चूंकि डिफरेंस है इसलिए मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में भी डिफरेंस आ जाता है। और जिसकी दूसरी वजह है मैग्नीशियम की, वो भी आप यहाँ पे कोट कर सकते हैं, वो ये है, देखिए जब दो एटम करीब आते हैं, मैग्नीशियम का मैग्नीशियम के साथ या बेरिलियम का बेरिलियम के साथ, तो होता यह है कि उनके आपस में कुछ इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, जैसे कि मेटालिक बॉन्ड के अंदर हमने पढ़ा। यानी आप ये समझ लीजिए कि मेटालिक बॉन्ड में से तो ये एक तफसीली बहस है, लेकिन मेटालिक बॉन्ड तब बनता है जब मेटल्स के एटम करीब आते हैं और उनके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ कंप्लीट ओवरलैप तो नहीं होता, लेकिन एक मखसूस ओवरलैप होता है जिसके अंदर फर्क नहीं रहता कि जो वैलेंस शेल का इस एटम का इलेक्ट्रॉन है वो इसी एटम का है या इसका भी है या इसके साथ वालों का, और इसी तरह इसका इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के लिए भी क्या होता है, बराबर फासले पर होता है। मतलब इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को और इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को बआसानी अट्रैक्ट कर सकता है, और इसी अट्रैक्शन की बिना पर मेटालिक बॉन्ड बन जाता है। तो मेटालिक बॉन्ड में ये जो इलेक्ट्रॉन है ये जितना आसानी से फ्रीली मूव करते हैं उतना ही एक मजबूत इलेक्ट्रॉनिक पूल बनता है। इसको इलेक्ट्रॉनिक पूल थ्योरी की बिना पर भी एक्सप्लेन किया जा सकता है। बहरहाल वो एक लंबा टॉपिक है, लेकिन हम इतनी सी बात करने लगे हैं कि ये पूल बन जाता है। इस पूल में जितने इलेक्ट्रॉन आज़ाद होंगे और फ्रीली मूव कर सकेंगे, उतना ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगी कि न्यूक्लियाई उस इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्ट हों, और इस तरह एक तरफ के न्यूक्लियाई उस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे और दूसरी तरफ के न्यूक्लियाई भी उसी इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेंगे, और इस तरह दो न्यूक्लियाई या दो एटम्स आपस में मिलकर रहेंगे। अब होता यह है कि जब हम फ्री इलेक्ट्रॉन का जिक्र करते हैं तो यहाँ पे एक जिक्र साथ और चलता है, और वो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जिसकी जितनी ज़्यादा होती है वो ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन रखते हैं। तो अगर हम मैग्नीशियम और कैल्शियम के दरमियान इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देखें तो कैल्शियम की ज़्यादा है और मैग्नीशियम की कम है। यानी मैग्नीशियम के बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्गर नहीं है मैग्नीशियम के साथ जितना कैल्शियम का कैल्शियम के साथ है। कैल्शियम की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 31.3 मिलियन साइमंस पर मीटर है, जबकि मैग्नीशियम की 22.4 मिलियन साइमंस पर मीटर है। इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रिकली स्ट्रॉन्ग है कैल्शियम एज कंपेयर टू मैग्नीशियम।
इन द सेम रिस्पेक्ट मैग्नीशियम के दरमियान मौजूद जो बॉन्डिंग है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रही है जितनी कैल्शियम की है। इसलिए कैल्शियम के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हमें ज़्यादा मिलेगा और मैग्नीशियम का कम मिलेगा। तो बहरहाल ये था एक थोरो आंसर जिसमें ये बात समझाई गई है कि मैग्नीशियम किस तरीके से कम लेवल पर आ जाता है अपने ग्राफ में जब हम यहाँ पर बनाते हैं। तो बहरहाल ये बड़ा आसान सा ट्रेंड था, यानी टॉप टू बॉटम मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस।